जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि वस्तु विनिमय का अर्थ और इसकी कमियां क्या हैं। वस्तु विनिमय क्या है कि जब आप एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से विनिमय करते हैं, मतलब आप हैं और एक कोई और है, तो दोनों आमने सामने हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से विनिमय हो रहा है। तो वस्तु विनिमय में क्या होता है कि जब एक वस्तु का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से दूसरी वस्तु से होता है, आपने किसी को गेहूं दिए और बदले में सेब ले लिए, तो ये क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय कहलाएगा। और वस्तु विनिमय जो होता है उसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता। बिना मुद्रा के आपने अपनी आवश्यकता की पूर्ति की, आपने गेहूं दिए और सेब ले लिए। अब वस्तु विनिमय में ज़रूरी नहीं है कि वस्तु का ही विनिमय हो, सेवाओं का भी विनिमय हो सकता है। जैसे कि आपने किसी को कोई सेवा दी और उसके बदले में आपने उससे सब्जी ले ली, तो ये भी क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय कहलाएगा। अब वस्तु विनिमय की कमियां क्या हैं? तो वस्तु विनिमय की पहली कमी है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। अब ये दोहरा संयोग क्या होता है? दोहरा संयोग का अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए कि इस व्यक्ति को जो है ये चाहता है कि मैं गेहूं देकर या मैं अपने सेब देकर गेहूं ले लूं। ये व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं अपने सेब देकर गेहूं ले लूं, लेकिन अब ये व्यक्ति जो है, इसे सेब की ज़रूरत तो है लेकिन इसके पास गेहूं नहीं है, तो क्या इन दोनों के बीच में विनिमय संभव है? नहीं है। तो वस्तु विनिमय की यही कठिनाई होती है कि जिन दो लोगों के बीच में विनिमय हो रहा है, दोनों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होना चाहिए, तभी विनिमय हो सकता है, अन्यथा विनिमय नहीं हो सकता है। फिर सेकंड है सर्वमान्य मापक का अभाव। देखिए, आज हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए हमारे पास सर्वमान्य मापक है। जैसे आप क्या करते हैं, आपने पैसे दिए और टॉफ़ी ले ली, या पैसे दिए और ब्रेड ले ली। अब देखिए, वस्तु विनिमय में मुद्रा तो होती नहीं है, ये क्या है? मुद्रा है। मुद्रा तो होती नहीं है। अब आपको टॉफ़ी चाहिए है और आपके पास ब्रेड है। अब ये जो टॉफ़ी वाला है ये कह रहा है कि मैं इतनी सी ब्रेड में इतनी सारी टॉफ़ी थोड़ी दूंगा, है ना? तो अब ये भी कह रहा है ब्रेड वाला कि नहीं, मेरी ब्रेड का मूल्य अधिक है और टॉफ़ी जो है कम मूल्यवान है, तो इतनी ब्रेड के बदले में टॉफ़ी ली जा सकती है। मतलब अब ये कोई वस्तु विनिमय में सर्वमान्य मापक नहीं होता कि कितनी ब्रेड के बदले में कितनी टॉफ़ी मिलेगी। आज तो मुद्रा सर्वमान्य मापक है, तो हम आसानी से मुद्रा में सभी के मूल्य को माप सकते हैं किसी भी वस्तु के, लेकिन जो वस्तु विनिमय था तब सर्वमान्य मापक नहीं था, इसलिए कठिनाई ये आती थी कि किसी वस्तु के मूल्य को किस में मापा जाए। अगला है स्थगित भुगतान के मान का अभाव। स्थगित भुगतान यानी ये व्यक्ति जो है ये सोच रहा है कि मुझे ये व्यक्ति वस्तु दे दे और मैं इसको जो है भविष्य में भुगतान कर दूंगा दूसरी वस्तुओं से। लेकिन अब समस्या क्या आएगी कि ये भविष्य में तो भुगतान कर देगा, लेकिन भविष्य में वो उसी गुणवत्ता वाली वस्तु को वापस करेगा। ये जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का रथ लिया, ठीक है, आपने कहा कि मुझे 10 साल के लिए उधार दे दो, 10 साल बाद मैं वापस कर दूंगा, तो क्या रथ की गुणवत्ता वही रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि 10 साल में तो रथ पुराना हो जाएगा। ऐसे ही हर वस्तु का होता है कि आप वर्तमान में वस्तु लेना चाहते हैं और भविष्य में भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन भविष्य में वस्तु वैसी ही गुणवत्ता वाली आप देंगे, यह संभव नहीं है। आगे है भविष्य में भुगतान की जाने वाली वस्तु पर असहमति। मतलब आपने कहा कि भविष्य मैंने ये सब्जी ले ली है, ये वस्तु ले ली है और इसे मैं भविष्य में भुगतान करूँगा, लेकिन भविष्य में लेने वाला कह रहा है कि ये तो वैसी वस्तु नहीं है, इसलिए मैं इसे भुगतान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, तो ये समस्या आएगी। अब मान लीजिए कि आपने इतनी वस्तुएं जो वर्तमान में ली थी, इनकी कीमत थी 100 रुपये, और जब आपने 10 साल बाद वापस की तो इनकी कीमत हो गई 1000 रुपये। तो क्या वो
भुगतान करने वाले और भुगतान लेने वाले के बीच में सहमति बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। फिर क्या है, ऐसे ही मूल्य में उतार चढ़ाव होने से लाभ हानि की संभावना भी होती है। इसलिए वस्तु विनिमय जो है, आप ये समझ सकते हैं कि वस्तु विनिमय में भविष्य में भुगतान करना संभव नहीं होता। स्थगित भुगतान का मतलब है कि आपने अभी भुगतान को स्थगित कर दिया, आप भुगतान कब करेंगे? बाद में करेंगे। लेकिन वस्तु विनिमय में भविष्य में भुगतान करने में कठिनाई आती है कि वस्तु भविष्य में उसी गुणवत्ता वाली होगी और भविष्य में लाभ हानि की संभावना भी होती है, मूल्य के उतार चढ़ाव की संभावना भी होती है। इसलिए वस्तु विनिमय की यह एक कठिनाई है। अगला है मूल्य संचय का अभाव। देखिए, वर्तमान में आपको यदि मूल्य संचय, आपकी आवश्यकता से अधिक आपके पास पैसा है तो आप उसको बैंक में या घर पर तिजोरी में कहीं भी संचित करके रख सकते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय में तो व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक वस्तु ही हो सकती थी, तो वस्तु का संचय करना संभव था क्या? नहीं, क्योंकि वस्तुएं कैसी होती हैं? नाशवान होती है। दूसरा, वस्तुओं के संचय में अधिक स्थान, आप पैसे तो कम स्थान पर रख लेते हैं लेकिन वस्तुएं अधिक स्थान लेते हैं। भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में अंतर, वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसमें उतार चढ़ाव अधिक होता है और मुद्रा में कम होता है। तो आपने मान लीजिए कि अभी उपभोग नहीं किया और भविष्य के लिए वस्तु को रखा, भविष्य में क्या हुआ, उसका मूल्य और कम हो गया, तो आपको लगा कि अब इससे अच्छा तो सेब हम पहले ही खा लेते, अभी इसकी गुणवत्ता भी कम हो गई और इसका मूल्य भी कम हो गया है। मूल्यह्रास, आप मान लीजिए कि आपने किसी का मकान लिया है और आपने कहा कि हम 1 साल बाद वापस कर देंगे, तो 1 साल में मूल्यह्रास मतलब आपने उस मकान का प्रयोग किया तो उस मकान के मूल्य में कमी आई होगी, उसके मान लीजिए पेंटिंग खराब हुई होगी बहुत सारी। तो मूल्यह्रास का मतलब होता है कि वस्तु के मूल्य में धीरे धीरे कमी आना। जैसे आपने एक बाइक ली, तो जब आपने बाइक ली तब उसकी जो कंडीशन थी, क्या 1 साल चलाने के बाद भी उसकी वही कंडीशन रहेगी, उतने ही मूल्य में बिकेगी? नहीं बिकेगी। तो उसके मूल्य में जो कमी आएगी बाइक के मूल्य में, उसे हम क्या कहेंगे? मूल्यह्रास कहेंगे। तो वस्तु विनिमय में ये समस्या होती है कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक जो मूल्य है या धन है उसका हम संचय कैसे करें, उनका संचय करने की कठिनाई अनुभव की जाती है। अन्य कठिनाई है वस्तु विभाजन की संभावना समस्या। अब वस्तु विनिमय में ये समस्या है, जैसे ये व्यक्ति है और इसके पास केला है और इसके पास बैल है। अब इसे केले की आवश्यकता है और इसे बैल की आवश्यकता है, लेकिन विनिमय इसलिए नहीं हो सकता कि ये एक इतने से केले के बदले में इतना बड़ा बैल नहीं देगा और बैल का विभाजन भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इन दोनों के बीच में विनिमय नहीं हो रहा। ये कह रहा मैं अपना बैल ले जा रहा हूँ, वो अपना केला ले गया। आगे क्या है? मूल्य के स्थानांतरण की समस्या। मूल्य के स्थानांतरण की समस्या का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि ये अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में बसना चाहता है, तो ये अपना बैल तो चलो ले जाएगा, लेकिन क्या ये अपनी भूमि, भवन आदि सभी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। तो वस्तु विनिमय में ये समस्या होती है कि मूल्य का स्थानांतरण करना संभव नहीं होता। आज तो ई ट्रांजैक्शन होता है, हम घर बैठे ही अपना जो मूल्य है, धन है, उसको कहीं भी स्थानांतरित कर देते हैं, परंतु वस्तु विनिमय में ऐसा करना संभव नहीं था। अब है व्हाट इज़ ए वाटर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय क्या है, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक, और वस्तु विनिमय के ड्रॉबैक क्या क्या हैं। वाटर सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट वाज यूज्ड इन एंशियंट टाइम टू एक्सचेंज गुड्स। वाटर सिस्टम जो है उसका एंशियंट टाइम में गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी हम गेहूँ दे दें और बदले में सेब ले लें, तो ये एक्सचेंज वस्तु के बदले में वस्तु का हुआ, तो हम इसे क्या कहेंगे? वाटर सिस्टम। In other words, this system was used to exchange one commodity for another before monetary system. Means जब monetary system आने के पहले क्या होता था कि वन कमोडिटी से अनदर कमोडिटी को एक्सचेंज करके जो नीड थी उनको फुलफिल किया जाता था।
फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ए पर्सन हैविंग राइस, किसी पर्सन के पास राइस है और वांट टी, और उसे टी की आवश्यकता है, देन ही कैन एक्सचेंज राइस, वो राइस को एक्सचेंज कर सकता है विद ए पर्सन हु हैज़ टी, ऐसे पर्सन से जिसके पास की चाय है। द इकनॉमी हैविंग द वाटर सिस्टम, तो इस प्रकार की जो इकनॉमी होगी उसमें वाटर सिस्टम जो है वो प्रचलित होगा। वाटर सिस्टम को हम सीसी इकनॉमी भी कहते हैं। कमोडिटी इज़ एक्सचेंज फॉर कमोडिटी, सीसी का मीन्स होता है कमोडिटी, एक्सचेंज फॉर कमोडिटी, वस्तु का वस्तु से विनिमय। द वेरियस ड्रॉबैक ऑफ वाटर सिस्टम आर फॉलोइंग, आगे आपको बताया गया है कि वाटर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि वाटर सिस्टम में ये ज़रूरी नहीं है कि कमोडिटी का कमोडिटी से ही एक्सचेंज हो, सर्विसेज का भी कमोडिटी से एक्सचेंज हो सकता है। जैसे इसने सर्विस प्रदान की और बदले में वेजिटेबल ले लिया, तो ये भी क्या कहलाएगा, वाटर सिस्टम कहलाएगा। प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब वस्तु विनिमय में ये समस्या होती है कि जो दो व्यक्ति हैं दोनों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होना चाहिए। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट इम्प्लीट्स दैट नीड ऑफ टू इंडिविजुअल्स शुड कम्प्लीमेंट, मतलब जो दो इंडिविजुअल हैं इन दोनों की जो भी डिमांड है वो कैसी होना चाहिए, पूरक होना चाहिए, दोनों को एक तीसरे की वस्तु की आवश्यकता होना चाहिए, तभी विनिमय संभव होता है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मीन्स जब पेमेंट किया जाता है तो ये समस्या आती है कि द फ्यूचर पेमेंट कुड नॉट बी मैच इन सीसी कमोडिटी, की सीसी कमोडिटी मीन्स कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज या वाटर सिस्टम में ये समस्या आती है कि फ्यूचर में पेमेंट करना संभव नहीं होता। एज अ वेल्थ कुड नॉट स्टोर, क्योंकि जो वाटर सिस्टम होता है उसमें वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए भविष्य में भुगतान नहीं किया जा सकता। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू पे बैक लोन, बैक लोन को पे करना, क्योंकि आज आपके पास पैसा बचता है तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं और फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, परंतु वस्तु विनिमय में इस सुविधा का अभाव था। नेक्स्ट वन इज डिफ़िकल्टी इन वेल्थ स्टोरेज, वस्तु विनिमय में जो आपकी वेल्थ थी उसको स्टोर करने में भी डिफ़िकल्टी फील होती थी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर कमोडिटी फॉर फ्यूचर एक्सचेंज पर्पस, फ्यूचर में एक्सचेंज पर्पस से स्टोरेज करना जो था वस्तु विनिमय में बहुत ही कठिन था। क्यों कठिन था कि जो गुड्स होती थी जिनको स्टोर किया जाता था फ्यूचर के लिए, वो यदि आप मान लीजिए सेब को स्टोर करके रखते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जबकि मनी को यदि आप स्टोर करके रखते हो तो आप कितने भी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। तो ये आपका एक ड्रॉबैक था वाटर सिस्टम का। ओके, थैंक यू।